हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ एंड वेलफेयर। एंड हम सॉल्व करने जा रहे हैं ढेर सारे पीवाईक्यूज एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022, राइट। और हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे 2018 में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं हम। 2018 में पूछे गए क्वेश्चंस की सीरीज में लेकर के आई हूं आपके सामने, जिनमें से हमने काफी सारे क्वेश्चंस अब तक प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस सेशंस में कर लिए हैं एंड कुछ एमसीक्यू पीवाईक्यूज अभी रह गए हैं जो 2018 में पूछे गए हैं। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इन दिस सेशन एंड जो रिमेनिंग होंगे वो नेक्स्ट सेशन में मैं कवर करूंगी, राइट। And let me tell you that I have covered unit 1 principles and practices of management and यूनिट नंबर 2 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। थ्योरी पार्ट दोनों यूनिट की हमने कर लिए हैं। जिन थ्योरी से क्वेश्चंस के फॉर्मेशन होते हैं, क्वेश्चंस बनता है, क्वेश्चंस अराइज होते हैं, वो सारी थ्योरीज हमने कवर कर लिया है यूनिट 1 एंड यूनिट 2 से। एंड उसका हमने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी सॉल्व किया है। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने उन थ्योरीज को कराया है आपके सेशन में, राइट। उन सेशन में जो भी मैंने पिछली क्लासेस में लिया है, राइट। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड, you are going to be benefited by these videos, because I am educator for code 55 and code 55 के एडुकेटर होने के नाते मैं आपको सिलेबस का ईच एंड एवरी पार्ट कराने वाली हूँ, जिसमें थ्योरी पार्ट, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि अपकमिंग एग्जाम में 2022 में पूछे जा सकते हैं, राइट। सो उस सारे क्वेश्चंस, वो सारे थॉट, सारी थ्योरीज हम देखेंगे। एंड अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिए, राइट। सो इससे पहले जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ स्क्रीन पर। ये सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। सो विल गोइंग टू द स्लाइड वेयर विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे, राइट। सो आज का जो सेशन होगा वो बहुत ही दमदार होने वाला है, बिकॉज ऑब्वियसली हमेशा की तरह मैं आपको क्वेश्चंस को सॉल्व तो कराऊंगी ही, उसके साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करूंगी कि क्या हमने जो 4 ऑप्शंस हैं उन ऑप्शन से रिलेटेड भी थ्योरी में बताऊंगी आपको, उनके कॉन्सेप्ट बताऊंगी आपको। एंड आपको एक क्वेश्चन से आई ट्राई टू सॉल्व, ट्राई टू टीच यू मेनी क्वेश्चंस, लाइक उससे क्वेश्चंस की कैसे फॉर्मेशन होता है वो भी मैं बताऊंगी आपको, राइट। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन था लास्ट सेशन का, दैट इन विच ईयर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल अनरेस्ट एंड earliest work stoppage came to the force in India at the initiative of Weber's of, यहाँ पे ओड लिखा है, ऑफ होगा, ऑफ इम्प्रेस मिल्स नागपुर। सो आपको करेक्ट ईयर बताना था। सो करेक्ट ईयर यहाँ पर है 1877, फर्स्ट ऑप्शन है 1877 वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। सो ये हमने लास्ट सेशन में किया हुआ था एंड विल स्टार्ट टुडे फ्रॉम दिस क्वेश्चन। The question is, the general pattern of behavior, shared beliefs and values that organization members have in common is called, right? So options are option number 1, organizational climate, option number 2, organizational culture, option number 3, organizational effectiveness, and option number 4, organizational structure, right? So आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में राइट आंसर फाइंड करना है। So please read the question carefully and try to solve the question, and if you're not able to do so, I am here to solve the question, right? So let's start. So here the correct option for this question is option number 2, organizational culture. यहाँ पर जनरल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, शेयर्ड बिलीव्स एंड वैल्यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर हैव इन कॉमन इज कॉल्ड, राइट। सो क्या कॉमन होता है, क्या शेयर्ड वैल्यूज होती है, क्या बिलीव्स होती हैं, वो किसके अंडर आता है, राइट। तो आपको जो सही आंसर है यहाँ पर, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर ये सब चीजें आती हैं, राइट। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, what is the minimum
aggregate fine that can be imposed on a trade union for a continuous default in submitting the return in under the provisions of the Trade Union Act 1926. So here are the options. Let me read the question again. You might be confused. The question is, what is the maximum aggregate fine that can be imposed on a trade union? यहाँ पे बात कर रहा है कि maximum fine क्या हो सकता है जो कि आप इम्पोज कर सकते हैं यूनियन ट्रेड यूनियन पर फॉर ए कॉन्टिन्यूस डिफॉल्ट इन सबमिटिंग द रिटर्न इन अंडर द प्रोविजंस ऑफ द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926. सो यहाँ पर आपके सामने आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर 1 RS 50, option number 2 RS 250, option number 3 RS 500, and option number 4 RS 1000. So here you'll have to choose the correct option. I'm giving you 15 seconds for the question. You just need to read the question carefully and try to solve the question. So here the correct option for this question is option number 1 RS 50 would be the correct option for this. So maximum aggregate fine आप impose कर सकते हैं trade union पर for continuous default in submitting the return is RS 50 rupees. RS 50 rupees आप कर सकते हैं submit impose कर सकते हैं trade union पर. That is the maximum amount, right? The next question is, which of the following is a group incentive plan? आपको group incentive plan बताना है. Here are the options. Option number A, Bath variable incentive plan. Option number 2, Hans incentive plan. Option number 3, Roman incentive plan, and option number 4, Scalan incentive plan. So which one will be the correct answer for this question? You'll have to find the answer. So here the correct option for this question is option number A, Bath variable incentive plan is the group incentive plan, right? So let's move to next question. आपको अगर कहीं भी लगता है कि मैंने एक्सप्लेनेशन में कहीं कसर छोड़ी है, कहीं पे रह गया है, या फिर मैं बहुत फास्ट रही हूँ या फिर बहुत स्लो रही हूँ, या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट को मैंने ठीक से समझाया नहीं, आपको बताया नहीं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं एंड देन आई विल वर्क ऑन दैट एंड डेफिनेटली आई, अगर किसी थ्योरी या किसी सेशन में या फिर किसी पार्ट में एक्सप्लेनेशन की कमी रह गई तो मैं उसके लिए अलग सेशन बना दूंगी, अलग वीडियो आपके लिए बना के अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा. बट अगर आपको चीजें सही लगती हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को. एंड आप अगर मोटिवेट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन ऑब्वियसली बात है, मैं और ज्यादा मोटिवेटेड होंगी एंड कुछ और अच्छा और अच्छे तरीके से आपके सामने कंटेंट को लाने की कोशिश करूंगी और खुद में और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी. सो मोटिवेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन अ पर्सन. सो आई एम सीकिंग मोटिवेशन फ्रॉम यू गाइज, राइट? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, as per the Industrial Dispute Act 1947, industrial disputes relation to the subject matter covering under the second schedule and third schedule are to be adjudicated upon by the Labor Court and Industrial Tribunal, but under which of the following conditions subject matter covered under the third schedule can be referred to the Labor Court for adjudication. Let me read the question again. As per the Industrial Dispute Act 1947, Industrial Dispute 1947 के according, industrial dispute relating to the subject matters covered under second schedule and third schedule are to be adjudicated upon by the Labor Court and Industrial Tribunal, under which of the following conditions subject matter covered under the third schedule can be referred to the Labor Court for adjudication. So आपको यहाँ पे correct option find करना है. So here are the options. Option number 1, if it is not likely to affect more than 100 workmen. Option number 2, if the dispute has been raised by the trade union not registered under the Trade Unions Act 1926. Option number 3, if it is likely to affect more than 100 workmen.
Option number 4, if the dispute has been raised by the recognized trade union. So ये रहे आपके सामने options and question as well. Read the question carefully and try to solve the question by yourself. So I hope you must have got the answer. And here the correct option for this question is option number 1. If it is not likely to affect more than 100 workmen. So this would be the right answer for this question. Alright, so let's move to the next question. Which one of the following methods is not a behavioral method of performance appraisal? So आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है नॉट बिहेवियरल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. So here are the options. Option number 1, balanced scorecard method. Option number 2, critical incident method. Option number 3, assessment center method. And option number 4, behavioral checklist method. So आपके सामने options रहे and आपके सामने question as well. You just go through the question and try to find the answer. So here the correct option for this question would be not पूछा है not a behavioral method of performance appraisal. So that is option number 1 would be the correct answer for this question, balanced scorecard method. And अगर यहाँ पे not पूछा है तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो गया बैलेंस स्कोर कार्ड. बिहेवियरल मैथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, वो है ऑप्शन नंबर 2 क्रिटिकल इंसिडेंट मैथड, assessment center method and behavioral checklist method. These are the behavioral method of performance appraisal, but balance scorecard method is not the behavioral scorecard behavioral method of performance appraisal, right? So let's move to next question. Match list 1 with list 2 and select answer code given below. आपके सामने है list 1 list 2 and आपके सामने options हैं. So here the correct option आपको find करना है. So let's start. Option number A, Frank B. Gilbreth. Option number B, Max Weber. Option number C, F.W. Taylor. Option number D, Hugo Munsterberg. And आपके सामने options है list 2 में. Option number 1, theory of bureaucracy. Option number 2, time and motion studies. Option number 3, application of psychology to industry and management. And option number 4, scientific management. So इसमें आप अगर आपको किसी एक ऑथर की थ्योरी का कुछ अंदाजा हो, आइडिया हो या फिर आप जानते हो, एक या दो का अगर आपको पता होगा तो बाकी के दो आप आसानी से मैच कर सकते हैं. तो राइट, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पहले आप फाइंड करने की कोशिश करिए कि आपको क्या आता है, इसमें कौन से ऑप्शन में आप पॉजिटिवली करेक्ट कर सकते हैं. तो पहले जो आता है उसको पहले मैच करिए, राइट. अगर आपको मैक्स वेबर के बारे में पता है कि मैक्स वेबर ने क्या थ्योरी दी है तो सबसे पहले आप उसकी तरफ जाएंगे, राइट. अगर कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ एक ऑप्शन से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कभी कभी दो ऑप्शन आपको पता होना चाहिए. दो ऑप्शन से आप 50% यू कैन से आप 100% श्योर हो जाते हैं, राइट. तो इस तरह से आप एग्जाम में अगर कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको लगेगा कि अरे ये थ्योरी का पार्ट तो आता नहीं, क्योंकि इतने याद नहीं रहते ऑथर्स ने कौन से ऑथर ने क्या थ्योरी दी थी, तो उस केस में क्या होता है कि एक दो की अगर आपको अच्छे से पता, अगर आपने यूनिट 1 पढ़ी है अच्छे से, तो यूनिट 1 में मोस्ट ऑफ द ऑथर ने क्या बोला है उस पे बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं, राइट. तो अगर आपने थ्योरी यूनिट 1 को अगर पढ़ा है अच्छे से, थ्योरी पार्ट अगर पढ़ा है, तो आप क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है यूनिट 1 से पूछा गया है, यूनिट 1 से आपको थ्योरी पार्ट दिया गया, मैक्स वेबर ने क्या बोला था, F.W. टेलर ने क्या बोला था, लिलियन गिलब्रेथ ने क्या बोला था, ये सारी चीजें थ्योरी यूनिट 1 में दी गई हैं. तो अगर यूनिट 1 आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं, थ्योरी पार्ट अगर आपने अच्छे से समझा है, थ्योरी 1 का यूनिट 1 का मैंने थ्योरी अच्छे से कराई हुई है, अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो उससे भी आपको अच्छा खासा एक नॉलेज मिलेगा एंड आपको आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का. सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. आपके सामने ऑप्शंस हैं, कोड में दिया गया है ABCD, जिसमें से आपको मैच करना है, राइट.
So I'm giving you 15 seconds for this question. Please go ahead. I guess you might have got the answer. So here the correct options for this question is option number 2. आप देखेंगे मैक्स वेबर ने क्या थ्योरी दी थी. सबसे पहले अगर मैक्स वेबर के को पढ़ा होगा आपने, तो मैक्स वेबर ने जो थ्योरी दी थी वो थ्योरी थी थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी. वो ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करते हैं मैक्स वेबर. एंड अगर आप देखेंगे एफ डब्ल्यू टेलर, तो एफ डब्ल्यू टेलर ने क्या थ्योरी दी थी, उन्होंने दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट. अगर मैक्स वेबर और एफ डब्ल्यू टेलर, क्योंकि यूनिट 1 में ही आप देख लेंगे इनकी थ्योरी, तो इवन लिलियन गिलब्रेथ एंड ह्यूगो मुंस्टरबर्ग भी है वहां पे. बट अगर मैक्स वेबर और एफ डब्ल्यू टेलर के बारे में आपको पता होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम देखेंगे मैक्स वेबर का किसमें मैच करा, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी लिस्ट 1 में दिया गया है, लिस्ट 2 में फर्स्ट नंबर है, राइट. तो बी का हो जाएगा 1. तो बी का 1 कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में भी दिया गया है. ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 आपने एलिमिनेट कर दिया, राइट. कि ये 1 और 4 तो नहीं हो सकता, 2 और 3 में ही अभी लड़ाई है, राइट. तो 2 और 3 में देखेंगे दोनों का सेम है. ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है 1-1, राइट. और फिर देखेंगे सी का कहाँ पे मैच कर रहा है, सी का 4 है. तो आप देखेंगे सी का 4 किसमें है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 में सी का 4 दिया गया है, राइट. एफ डब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया. तो अगर आपने इन दोनों को देख लिया, पकड़ लिया, और क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, राइट. तो जहां पे आपके 15 सेकंड लगने थे, आपने 5 सेकंड में क्वेश्चन को फटाफट देखा और आपने मैच किया. आप इस तरह से एग्जाम में टाइम को सेव करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आपको बहुत फंसाते हैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है. मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको टाइम लगता है. तो इन क्वेश्चंस में आप जितनी जल्दी आप एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो वो जो टाइम आप यहाँ पे बचाएंगे वो वहां पे आप कंज्यूम कर सकते हैं, राइट. सो इस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं एग्जाम की टाइम में, और फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का जो मेथड होता है बहुत ही हेल्पफुल मेथड है टू दी एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, राइट. तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर The next question is, which of the following central organizations of labor was not a signatory to the Inter-Union Code of Conduct 1958? आपको बताना है. आपके सामने ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर 1 INTUC, ऑप्शन नंबर 2 BMS, ऑप्शन नंबर 3 HMS एंड ऑप्शन नंबर 4 AITUC. सो आपको करेक्ट आंसर बताना है यहाँ पर, राइट. लेट्स गो अहेड. So here the correct option for this question is option number B, BMS. आपने देखा होगा यहाँ पर which of the following central organization of labor was not a signatory. So यहाँ पर not पूछा है तो not में हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 2 would be the correct option for this question. अगर not नहीं होता, तो अगर सिर्फ होता which of the following central organization of labor, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर के जो पार्ट हैं वो हैं INTUC इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, थर्ड है HMS हिंदू मजदूर सभा, एंड ऑप्शन नंबर 4 है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस. ठीक है, तो ये दे आर दी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर एज द इंटर यूनियन कोड ऑफ कंडक्ट. यहाँ पे नॉट पूछा है तो नॉट के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन हो जाएगा BMS ऑप्शन नंबर 2, राइट. आप इस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं. आप इन सब के जैसे सीक्वेंस में दे दिया जाता है कभी कभी INTUC, HMS, ITUC एंड BMS, इनके ईयर्स पे के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सबसे पहले आया था
सबसे लास्ट में कौन आया था, तो वो सीक्वेंस भी दे देता, ठीक है। आपको ये उलट पुलट करके दे देगा एंड देन आपको ऑप्शंस में उलट पुलट करके दे देगा, राइट, 4 ऑप्शंस बना देगा। तो आपको अगर पता होगा कि सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, तो एक सीक्वेंस में आप उसको कर पाएंगे, राइट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन की फॉर्मेशन को भी देख लीजिए। आने वाले अपकमिंग सेशन में क्वेश्चंस की फॉर्मेशन जो मैंने अभी बताया, वो उस टाइप के क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगी, जो इस पे बेसिस होंगे, ईयर के बेसिस पे कि कौन सबसे पहले आया, कौन सबसे लास्ट में आया, राइट। मीन वाइल यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि कैसे इनकी ईयर्स क्या थी और सबसे पहले कौन आया था, सबसे लास्ट में कौन आया था, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही इस सेशन के लिए, एंड नेक्स्ट सेशन में आपको इससे आगे की क्वेश्चंस कराऊंगी, राइट। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम जो भी करें क्वालिटी करें, क्वांटिटी पे बिलीव नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि क्वालिटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। क्योंकि अगर आप सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं, क्वालिटी पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, या फिर आप क्वालिटी पे फोकस करें, क्वांटिटी पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो भी मुश्किल हो जाती है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना। क्योंकि क्वालिटी तो आपने मेंटेन कर लिया, लेकिन अगर क्वांटिटी के बेसिस पे आपने तैयारी नहीं की है, तभी भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि आपके पास वैरायटी नहीं मिल पाती है। लेकिन अगर सिर्फ आपने क्वांटिटी पे फोकस किया कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, 10-20 क्वेश्चन एक बार में कर लिया, 20 या 30 क्वेश्चन एक सेशन में कर लिया, आप क्वेश्चन को सॉल्व करें लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन, उन क्वेश्चन से क्या क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, अगर वो आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करके कुछ नहीं होने वाला, आप जब तक ये आप क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे। सो हम क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों को मेंटेन करेंगे, क्योंकि बिकॉज आई बिलीव दैट क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ शुड बी मैनेज्ड, राइट। सो मैं यहाँ पे सेशन को बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं बनाना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा शॉर्ट भी नहीं बनाना चाहती हूँ। क्वालिटी को भी मेंटेन करते हुए हम क्वेश्चंस को करते जाएंगे एक सस्टेनेबल वे में, ताकि हम एग्जाम आने तक हम अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाएं, राइट। सो तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, नेक्स्ट सेशन में लेके आने वाली हूँ जल्दी, उस सेशन तक आप मेरे साथ बने ही रहिए। एंड अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा चैनल पसंद आता है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच, and wish you all a very happy new year to you guys, right? Thank you so much.